हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ एकेडमी। दोस्तों, बेसिक साइंस में आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हीट एंड टेम्परेचर की थ्योरी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद जब आप ये टेस्ट लगाते हैं तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं हीट एंड टेम्परेचर की, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जिन क्वेश्चन में से मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा और मैं हर क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो चाहे मैं कितना भी एक्सप्लेन क्यों ना कर दूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार आप थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं कि हीट एंड टेम्परेचर में हमको पढ़ना क्या होता है। वैसे हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर यानी ताप और मेजरमेंट यानी मापन, यानी कि हम ताप को कैसे कैसे मापते हैं। तो उसके लिए हम 3 स्केल यूज़ करते हैं, यानी हिंदी में 3 पैमाने यूज़ करते हैं। सबसे पहला पैमाना होता है डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा पैमाना होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा पैमाना होता है केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री का यूज़ नहीं किया जाता है। एक चौथा पैमाना होता है रोमर, लेकिन आजकल वो प्रचलन में नहीं है, बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो आजकल ये 3 पैमानों यानी 3 स्केल के द्वारा हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। किस यंत्र द्वारा मेज़र किया जाता है तो वो है तापमापी, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, थर्मोमीटर। ठीक है, सेकेंड टॉपिक में हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यानी ऊष्मीय प्रसार या फिर ऊष्मीय विस्तार, किसी चीज़ का फैलना। जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो आपको पता है हर कोई वस्तु छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनी है और वो अणु आपस में अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, एक दूसरे को पकड़े होते हैं। लेकिन जब हम उस वस्तु को गर्म करते हैं तो जो वो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो आकर्षण बल होता है, वो कमज़ोर होने लगता है, जिससे वो अणु पीछे की ओर हटते हैं और उनके बीच की दूरी बढ़ने लग जाती है। तो जिससे क्या होता है, जो आपकी वस्तु होती है वो प्रसार करने लगती है यानी फैलने लगती है। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना था, तीसरा टॉपिक है थर्मल रेडिएशन। लेकिन ये रेडिएशन है क्या, तो दोस्तों ये है संचरण का प्रकार। संचरण को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसमिशन, यानी कि हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होना। तो ये 3 तरह से होता है, यानी इसके लिए हम 3 विधियां यूज करते हैं, 3 मेथड हैं। सबसे पहला वाला जो मेथड है वो है बच्चों चालन, दूसरा है संवहन। ठीक है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा नहीं है क्या होता है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा होता है विकिरण। जिनमें से दोस्तों अगर हम बात करते हैं पहला और दूसरे तरीके से क्वेश्चन कम बनते हैं, जबकि जो तीसरा मेथड है विकिरण वाला, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया थर्मल रेडिएशन क्या होता है। थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। जो सबसे पहला मेथड है यानी चालन, वो होता है ठोसों में। दूसरा जो संवहन है वो होता है द्रव और गैसों में। और जो विकिरण है उसके लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि जो पहले और दूसरे हैं उनके लिए हमें माध्यम की ज़रूरत होती है। उसके बाद थर्मल एनर्जी, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। थर्मल एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा, इसके बारे में हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या होती है। हमें विशिष्ट ऊष्मा पता होना चाहिए और हमें गुप्त ऊष्मा पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए अब टेस्ट लगाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा का क्या मात्रक होता है, सबसे पहली बात क्या जूल मात्रक होता है। तो ये मैंने आपको जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि जूल ऊष्मा का भी मात्रक होता है, ऊर्जा का भी मात्रक होता है और कार्य का भी मात्रक होता है। तो जूल क्या है, जूल ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन यहाँ पर जो कैलोरी है वो भी ऊष्मा का मात्रक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैलोरी और जूल दोनों ही ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक होते हैं। दोस्तों ऊष्मीय ऊर्जा की डेफिनेशन हमें पता है, लेकिन एक बार मैं एक डेफिनेशन आपको और बताता हूँ क्योंकि वहां से क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि हीट या फिर थर्मल एनर्जी एक ही बात होती है। हीट यानी ऊष्मा और थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा एक ही बात है। तो इसकी 2 डेफिनेशन प्रचलन में होती हैं, पहली डेफिनेशन और ये जो लिखी हुई है ये दूसरी डेफिनेशन है। पहले हम बात करते हैं पहली डेफिनेशन की। तो दोस्तों पहली जो डेफिनेशन होती है वो बड़ी आसान सी है। वो डेफिनेशन ये है
कि ऊष्मा यानी हीट एक प्रकार की एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें गर्माहट अथवा ठंडक का एहसास दिलाती है। ठीक है, ये पहली डेफिनेशन है। क्यों है? क्योंकि बच्चों जब आप किसी वस्तु को छूते हो तो या तो वो आपको गर्म लगती है, ठीक है, या फिर आपको ठंडक का एहसास दिलाती है, या फिर आपको कोई एहसास नहीं होता है। तो तीनों कंडीशन में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जब आपको कोई वस्तु गर्माहट का एहसास करा रही है, यानी किसी वस्तु को छूने पर आपको जो फीलिंग हो रही है वो कैसी फीलिंग हो रही है? गर्माहट वाली हो रही है। तो सीधा सा मतलब है कि उस वस्तु के अंदर जो हीट है वो आपके शरीर के हीट से ज्यादा है। अगर कोई भी आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई फीलिंग नहीं है, तो आपका दोनों का जो हीट है वो इक्वल है। और अगर आपको वो चीज ठंडक वाली फीलिंग दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो हीट है वो कम है। तो ये पहली डेफिनेशन होती है हीट की। और हीट की दूसरी डेफिनेशन होती है कि ऊष्मा का संबंध पदार्थ के अणुओं की अनियमित गति से है। इसका मतलब क्या है कि जैसे आपके पास एक वस्तु है जो क्या है, बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी है। ठीक है भाई, जब ये अणु स्थिर हैं तो इनके अंदर जो होगी हीट वो थोड़ी कम होगी, लेकिन जब ये गति करने स्टार्ट कर जाएंगे, इधर उधर अनियमित गति करेंगे, तो क्या होगा? इसके अंदर हीट ज्यादा होगी। तो दोस्तों इसके अंदर जो गति होगी इन अणुओं की, उसके आधार पर हम हीट की डेफिनेशन बताते हैं। हम कहते हैं कि ऊष्मा का जो संबंध होता है वो पदार्थ के अणुओं की अनियमित गति से होता है। यानी कि अगर अणुओं की गति अधिक है तो ऊष्मा क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि अगर ये अधिक गति कर रहे हैं, इधर उधर ज्यादा टहल रहे हैं, अगर गति अधिक है तो हम कहेंगे कि जो वस्तु है उसकी ऊष्मा भी क्या है? अधिक है। और अगर ये गति कम है तो ये हम कहेंगे कि जो इसकी हीट है, जो ऊष्मा है, वो भी कम है। ठीक है, आप समझ पाए? तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि अगर हम इसका जो कंपैरिजन कर रहे हैं गति से, अणुओं की गति से, तो इसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? तो अब आपका जवाब होगा सर ये गति की बात है तो इनके जो अणुओं के अंदर गति होगी वो होगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा होगी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि ऊष्मा का संबंध निम्न में से किन से है? ऑप्शन में आपको मिलेगा पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से। तब आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है? यही वाला ऑप्शन लगाना है कि ऊष्मा का जो संबंध होता है वो पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा को इंग्लिश में कहा जाता है स्पेसिफिक हीट, और वो हमसे स्पेसिफिक हीट का मात्रक पूछ रहा है, यानी कि यूनिट पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका फॉर्मूला बता देता हूं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ये होता है ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे यहां पर क्या है? विशिष्ट ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा बराबर क्या है? Q। ठीक है, Q यहां पर क्या है? Q है ऊष्मा यानी कि हीट। ठीक है, उसके बाद M यहां पर क्या है? M है मास यानी द्रव्यमान, और डेल्टा T यह है टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि ताप में जो अंतर हुआ है, जो डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। यहां पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि Q यानी कि ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? SI मात्रक। तो आपका जवाब होगा सर जूल होगा। SI मात्रक की हम बात कर रहे हैं। यह है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होगा? kg यानी कि किलोग्राम। और टेम्परेचर डिफरेंस का SI मात्रक क्या होगा? डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं पर आपको यहाँ पर केल्विन भी मिल सकता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, केल्विन भी यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मोस्टली आपको ये तीनों मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है, Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट होती है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माधारिता का मात्रक है। तो दोस्तों ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, या फिर जूल प्रति केल्विन। ठीक है, तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन ये सीजीएस मात्रक है। देखिए मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूँ सारी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऊष्मा। ठीक है, यानी कि हीट की हम बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हीट का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हीट का एसआई मात्रक होता है जूल।
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हीट का सीजीएस मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस में क्या है, कैलोरी, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे एमकेएस, क्योंकि दोस्तों एसआई पद्धति जो है वो एमकेएस का ही सुधरा हुआ रूप है। यानी पहले एमकेएस पद्धति चला करती थी, उसको हमने सुधार करके एसआई पद्धति चलाई जो इंटरनेशनल लेवल पर चल रही है। तो दोस्तों एमकेएस और एसआई में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, एक ही मानी जाती हैं। और एमकेएस का यहाँ पर जो हम लेते हैं वो लेते हैं किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये तीनों मात्रक आपको अलग अलग याद रखने हैं ऊष्मा के। उसके बाद हम बात करते हैं ताप का, ठीक है। तो ताप का अगर मैं बात करता हूं एसआई पद्धति में या तो होगा केल्विन, ठीक है। केल्विन तो मोस्टली होगा ही होगा, केल्विन को हम एसआई पद्धति में ज़्यादा वरीयता देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है, बहुत ही रेयर केसेस में, ठीक है। ऑप्शन में कई बार आपको डिग्री सेंटीग्रेड दे देता है, मैंने कई एग्जाम में देखा है, और वो एसआई पद्धति में सही माना जाता है, ठीक है। और जबकि अगर हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज केवल आपको या तो डॉक्टरी, अगर कोई डॉक्टर वाला क्वेश्चन आता है ना, डॉक्टरी परिभाषा, ठीक है, या फिर कहीं पर मौसम विज्ञान से रिलेटेड कोई बात आती है, तब हम डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। यानी अगर वो बात करता है कि डॉक्टर जिस पैमाने का यूज करते हैं उसमें हम टेम्परेचर को किस में मापते हैं, तब डिग्री फ़ारेनहाइट में मापेंगे, या फिर जब मौसम विज्ञान पर कहीं पर बात आती है तो वहाँ हम डिग्री फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। बाकी दोनों जगह पर हम डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री नहीं आएगा, केवल केल्विन का यूज करते हैं। तो केल्विन होता है एसआई मात्रक। तो दोस्तों अभी हमने बात की, जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें पूछा गया था ऊष्मा धारिता। तो दोस्तों ऊष्मा धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M × S, और यहाँ पर S क्या है आप लोगों को पता होगा, अभी मैंने पिछला वाला क्वेश्चन कराया। S है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब अगर मैं विशिष्ट ऊष्मा का यहाँ पर फॉर्मूला लग देता हूँ तो आपका जवाब होगा सर M तो ऐसे ही रहेगा। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है Q ऊपर था, M नीचे था और इंटू डेल्टा T नीचे था। तो ये M से तो M कट जाएगा, तो अब बचेगा क्या, अब बचेगा Q/डेल्टा T। अब अगर मैं बात करता हूँ Q, तो Q के लिए हम या तो लिखेंगे, अगर एसआई की बात कर रहा है तो जूल प्रति, और डेल्टा टी के लिए हम केल्विन लिखेंगे। लेकिन मैंने क्या कहा, कई बार आपको जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड भी मिल सकता है, और अगर बात आती है सीजीएस पद्धति में तब जूल की जगह क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा, और यहां पर डिग्री सेंटीग्रेड ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी चीज मिलती है तब आपको ये लगाना है इस तरह से। और हमें जो ऑप्शन दे रखा था हमारे वाले क्वेश्चन में वो था कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने इसी को मार्क किया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी को भी पता नहीं होगा। सभी को पता होगा कि जब हम कैलोरी से जूल पर आते हैं तो 1 कैलोरी के मान कितना होता है, यानी कि हम उसको कार्य में परिवर्तित कर रहे हैं। तो दोस्तों 1 कैलोरी का जो जूल में मान होता है वो होता है 4.18 जूल। कई बार आपको बुक में 4.2 भी मिल जाता है, तो वो इसका हम एक तरह से इसको हम एक अंक में प्रदर्शित कर देते हैं, वरना तो इसका जो एक्चुअल मान है वो है 4.18 जूल, ठीक है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो, तो ये मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने कहा था कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की बात करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कहेंगे कि 1 किलो पानी का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, ठीक है। समझ गए कि हमें 1 किलो पानी लेना है, उसका जो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है वो कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि इनमें यहाँ पर 1 ग्राम दे रखा है, इसमें 100 ग्राम दे रखा है। हमें कितना लेना है पानी, हमें लेना है 1 किलोग्राम। अब ऑप्शन नंबर सी देखो, 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि हमको तो सेल्सियस में बढ़ाना है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखो, 1 किलोग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। तो यही हमारा मतलब था कि 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 14.5 या 15.5 क्यों दे दिया है।
हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब है कि किलो कैलोरी से कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ना चाहिए। तो चाहे ऑप्शन में इस प्रकार से दे दे कि 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे, तब वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। जबकि अगर कहीं पर इंटरनेशनल कैलोरी या फिर प्रमाणिक कैलोरी की डेफिनेशन की बात होती है, तब वहां पर हमको 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड ही यूज करना है। वहां पर हम ये यूज नहीं करते कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। वहां पर हम कहते हैं, लिखिए, चलिए लिखिए नोट बना के, कि प्रमाणिक कैलोरी या फिर इंटरनेशनल कैलोरी की डेफिनेशन ये कहती है कि 1 ग्राम पानी का तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही क्या होती है, इंटरनेशनल कैलोरी या फिर प्रमाणिक कैलोरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसमें 1 ग्राम है, ठीक है, क्योंकि ये किलो कैलोरी है तो इसमें 1 किलोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर तो सभी को पता होगा। जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, इंग्लिश वालों को तो आसानी से इसका नाम याद होगा, मेल्ट करना, लेकिन हिंदी वाले यानी कि हम किसी चीज को गला रहे हैं। जब हमारे पास कोई चीज ठोस है, फिर हम उसको गलाते हैं, जैसे हम लोहे को गलाते हैं, सोने को गलाते हैं। जब हम गलाते हैं तो क्या होता है, वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आने के लिए हम बोलते हैं उस क्रिया को गलन यानी मेल्टिंग। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि जिस पॉइंट पर या फिर जिस बिंदु पर या फिर जिस तापमान बिंदु पर गलन की क्रिया शुरू होती है, यानी कि कोई वस्तु गलती है, उसे उस वस्तु का हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फिर गलन बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपको बॉइलिंग दे रखा है, यानी क्वथन दे रखा है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। भाई कोई चीज का बॉयल का क्या मतलब है कि वो चीज उबल रही है। तो इसमें क्वथन में क्या लिखोगे, क्वथन में लिखोगे कि द्रव से गैस में चेंज होना, ठीक है। उसके बाद वाष्पन भी सेम है, लेकिन वाष्पन में क्या होता है कि जो क्वथनांक बिंदु होता है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उससे पहले ही वस्तु वेपर में चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हिमायन यानी फ्रीजिंग, यानी कि किसी द्रव का ठोस में चेंज होना, ठीक है, यानी कि बर्फ जमना, सीधा सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बर्फ जमना इसकी डेफिनेशन नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे पानी लिक्विड है और वो बर्फ में जम जाता है, यानी ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। और जिस टेम्परेचर बिंदु पर वो जमता है उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि किस क्रिया में कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो पहले वो लिक्विड में यानी कि द्रव में चेंज होता है, फिर वो द्रव से गैस में चेंज होता है। लेकिन वो कौन सी क्रिया है जिसमें ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन, ठीक है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है कि आपके घर में कपूर होती है, नौसादर होती है, ये दोनों चीजें इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आप कपूर को जलाएंगे तो कभी वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, सीधा आप उसको जलाएंगे और वो सीधा गैस फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में टेम्परेचर का क्या मात्रक होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर का मात्रक होता है ऑप्शन नंबर डी यानी केल्विन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पहले क्वेश्चन में देखना है कि वो टेम्परेचर यानी ताप का मात्रक पूछ रहा है या फिर ऊष्मा का। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऊष्मा और टेम्परेचर तो एक ही चीज होती है। नहीं, ऊष्मा मैंने आपको बताया एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, जबकि ताप क्या है, ताप उसको मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल है, यानी कि ताप के द्वारा हम उसका मेजरमेंट करते हैं कि भाई इसका इतना टेम्परेचर है। जैसे लंबाई तो सभी के पास होती है, लेकिन किसी की अगर लंबाई ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसकी 5 मीटर लंबाई है, इसकी 6 मीटर लंबाई है, तो हम उनके लिए यूनिट का यूज़ कर रहे हैं। ऐसे ही हम कहेंगे कि इसका जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये ताप क्या है, ये स्केल है ये, ठीक है। और ऊष्मा क्या है, वो तो एक एनर्जी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिक होगा यदि उसका ताप है। तो दोस्तों पानी का घनत्व जो मैक्सिमम होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर हम बात करते हैं घनत्व की, ठीक है, घनत्व को किससे शो किया जाता है, डी से शो किया जाता है। और घनत्व बराबर होता है m/v। m को आप छोड़ दीजिए, आप v पर फोकस कीजिए। v का मतलब है आयतन, ठीक है, यानी वॉल्यूम।
तो अगर मैं बात करता हूँ डी जो है वो डायरेक्टली इरप्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोपोर्शनल नहीं है, हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती है। अगर डी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो वी की वैल्यू कम होगी, और अगर डी की वैल्यू कम होती है तो वी की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि ये उल्टे उल्टे चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक फिगर के माध्यम से आपको समझाऊं, मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर शो कर रही है ये वाली स्केल। यहाँ पर हम डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लिखेंगे, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर मैं इधर बात करता हूँ घनत्व की, ठीक है, तो सीधा सा इसका मतलब ये है कि जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुँचेगा, यानी इस पॉइंट पर, तो घनत्व क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये क्या घनत्व को शो कर रहा है, तो घनत्व आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जबकि वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो इस बार मैं अगर यहाँ पर आयतन ले लूँ और यहाँ पर ये स्केल टेम्परेचर की ही रहे डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या होगा कि जो आयतन होगा वो मिनिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो ये आयतन यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जस्ट इसका उल्टा होता है। उसके बाद अभी आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं, उनमें मैं आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। तो यहीं पर आप समझ लो कि अगर मेरे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मान लो मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा हूँ, तो बीच में क्या पड़ रहा है, बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी पड़ रहा है। तो टेम्परेचर जब 0 से 4 पे जाएगा, जब टेम्परेचर 0 से 4 पे जाएगा तो आयतन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा आयतन घटेगा। फिर जब 4 से आप कितने भी आगे बढ़ाते चले जाओ, फिर आपका आयतन बढ़ता चला जाएगा। जबकि अगर मैं बात करता हूं कि मैं टेम्परेचर 0 डिग्री से मान लो 50 डिग्री कर रहा हूं, तो सबसे पहले बात तो यह है कि क्या इसके बीच में 4 आ रहा है, बिल्कुल इसके बीच में 4 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ रहा है। तो जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड करूंगा तो घनत्व क्या होगा, पहले बढ़ेगा, उसके बाद जब मैं 4 से 50 पे लेके जाऊंगा तो फिर घटेगा। तो ये सारी चीजें आप मैंने बता दी हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का ताप होता है। तो दोस्तों हमेशा अगर हम बात करते हैं ह्यूमन लाइफ की या फिर डॉक्टरी वाले पैमाने की, तो उसमें हम ज़्यादातर फ़ारेनहाइट का ही यूज़ करते हैं। और जो डॉक्टर वाला पैमाना होता है वो आपका फ़ारेनहाइट में ही होता है। जब हम अपना एक स्वस्थ मनुष्य के टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। जबकि जब हम बात करते हैं सेल्सियस में तब आपका 37 आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जो अब ये क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ये आएंगे थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार से। तो किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में अनुपात है, ठीक है। यहाँ पर ये रेखीय प्रसार की बात नहीं हो रही है, ये रेखीय प्रसार गुणांक की बात हो रही है, यानी कोफिशिएंट की बात हो रही है। अगर आप ये कहेंगे कि सर ये क्या होता है, ये चीज़ समझाइए, तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि हीट एंड टेम्परेचर में हमको न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल कभी बनते नहीं है एग्जाम में। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दूंगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो किसी पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय मतलब यानी कि किसी रेखा में, यानी कि एक तरह से उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो उसका गुणांक। दूसरा है क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक, यानी कि इस बार जो प्रसार हो रहा है वो किस में हो रहा है, क्षेत्रफल में हो रहा है, तो उसका हम कोफिशिएंट लेंगे। और अगली बार अगर हम आयतन का प्रसार गुणांक लेते हैं तो उसमें अनुपात कितना आता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1:2:3, ठीक है। अगर रेखीय प्रसार गुणांक अगर 1 होगा तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक 2 होगा और आयतन प्रसार गुणांक 3 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोहे की एक गेंद को गर्म करने पर प्रतिशत वृद्धि किसमें अधिक होगी। तो अभी हमने देखा, अगर हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं तो वो लंबाई में भी वृद्धि करेगी, क्षेत्रफल में भी वृद्धि करेगी और वो आयतन में भी वृद्धि करेगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा वृद्धि होगी वो किस में होगी, वो आयतन में होगी। ये तो आपको सिंपल सा वैसे भी समझ सकते हो यार। अगर आप कोई आपके पास टुकड़ा है जो 3 लंबाई रखता है, लंबाई उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, यानी उसके पास 3 डायमेंशन है। तो दोस्तों मुझे सिंपल सी बात बताओ, जब आप उसकी काउंट करोगे केवल लंबाई की वृद्धि, तो केवल लंबाई की वृद्धि होगी। जब आप उसके एरिया में वृद्धि को मेजर करोगे तो उसमें लंबाई की गुणा चौड़ाई से हो जाएगी, तो सीधी सी बात है इस बार ज्यादा वृद्धि होगी। और जब आप आयतन निकालोगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सीधी सी बात है इस बार हम तीनों का मेजर कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस सी बात है सीधी ज्यादा होगी। और जब हम उसका कोफिशिएंट निकालेंगे तो वो भी ज्यादा होगा। तो समझ में आ रही है आयतन कैसे ज्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयतन में। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आप प्रसार के बाद यहाँ पर गुणांक और लिखेंगे, ठीक है। यदि किसी धातु का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमें एक चीज पता है कि क्षेत्रफलीय प्रसार गुणांक और आयतनीय प्रसार गुणांक के बीच में रेशियो कितना होता है, 2:3 होता है, जो अभी हमने पीछे देखा था। तो बच्चों अगर इस 2 की वैल्यू बीटा है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, β/2 होगी। तो 3 की वैल्यू, तो आयतनीय प्रसार गुणांक कितना होता है, आयतनीय प्रसार गुणांक का मान होता है 3। तो अगर 1 की वैल्यू इतनी है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3β/2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा संचरण यानी कि जो ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, जो ट्रांसमिशन होता है, वो सबसे तेज किस में होता है, सबसे पहली विधि चालन में, या दूसरी विधि संवहन में, या जो तीसरी विधि है विकिरण में, किसमें सबसे ज्यादा होता है, या फिर सब में समान होता है। तो दोस्तों सबसे तेज होता है विकिरण में। और कितनी तेज होता है, बिल्कुल प्रकाश की स्पीड के बराबर होता है। अब प्रकाश की स्पीड कितनी होती है, प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और इतनी ही स्पीड होती है विकिरण की यानी रेडिएशन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मीय विकिरण की चाल होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ऊष्मीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन की चाल जो होती है वो बिल्कुल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, ठीक है। और ये ऊष्मीय विकिरण निर्वात में चल सकता है क्या, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल हाँ। जो रेडिएशन होता है उसके लिए हमें माध्यम की जरूरत नहीं होती है, वो निर्वात में चल सकता है और बिल्कुल प्रकाश की चाल के बराबर चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण की चाल होती है। तो दोस्तों किरण द्वारा, जो सूर्य की किरणें आती हैं उसके द्वारा जो हीट आती है वो किस विधि से आती है। तो आपका जवाब होगा सर रेडिएशन यानी विकिरण के माध्यम से आती है। तो हमसे वही पूछा गया है कि किरण द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसमें चाल होती है। तो कितनी चाल होती है, बिल्कुल प्रकाश के बराबर चाल होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। तो ये कह रहा है कि सूर्य से जो प्रकाश आता है उस प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक किस माध्यम से पहुंचती है, क्या चालन द्वारा पहुंचती है, क्या संवहन द्वारा पहुंचती है, मतलब किस विधि द्वारा पहुंचती है, या फिर थर्ड विकिरण द्वारा पहुंचती है, या फिर चालन व संवहन द्वारा पहुंचती है। तो इसका आंसर क्या है, विकिरण द्वारा। अब ये क्यों है विकिरण द्वारा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी और माध्यम द्वारा आ रही हो। वो दोस्तों इसलिए नहीं क्योंकि विकिरण को हमें माध्यम की जरूरत नहीं होती। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी के कुछ दूरी तक ही यानी कि लगभग कुछ किलोमीटर तक ही तो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जाता है। अगर आप आयन मंडल की बात करते हो तो वो 600 से 1000 किलोमीटर तक पड़ेगा। उसके बाद बाह्य मंडल भी है, मान लेते हैं चाहे कितना भी किलोमीटर दूर क्यों ना हो हमारा वायुमंडल फैला हुआ, लेकिन जब हमारा वायुमंडल खत्म हो जाता है तो वहां से अगर हम सूर्य की दूरी की बात करते हैं तब तो उस बीच में तो कोई भी माध्यम नहीं है ना। तो अगर कोई माध्यम नहीं है तो फिर प्रकाश कैसे आ रहा है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये विकिरण द्वारा आ रहा है, ठीक है, यानी रेडिएशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर आप लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से प्राप्त विकिरण का कौन सा भाग ऊष्मीय प्रभाव दिखाता है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं सूर्य से हमें जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, सॉरी जो हमें विकिरण प्राप्त हो रहा है, जो रेडिएशन प्राप्त हो रहा है, तो उसमें से क्या सभी भाग ऊष्मा को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं वो सिर्फ एक चीजों से मिलकर बनी हुई नहीं है, उसके अंदर अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें भी है, उसके अंदर अवरक्त किरणें भी हैं, उसके अंदर प्रकाश किरणें भी हैं और कई प्रकार की किरणें हैं। तो उनमें से वो कौन सी किरणें हैं जो हमारी पृथ्वी की सरफेस पर पड़ने पर वस्तुओं को गर्म करती हैं। प्रकाश किरणें तो गर्म नहीं करती ना, प्रकाश किरणें तो केवल उजाला करती हैं, पराबैंगनी किरणें तो हमारे पास आती ही नहीं। तो वो कौन सी किरणें हैं जो हमें गर्मी देती हैं, ठीक है, यानी हीट जनरेट कराती हैं यहाँ पर, तो वो है अवरक्त किरणें, ठीक है। तो जो रेडिएशन है वो क्या है, वो अवरक्त किरणें हैं, जो ऐसी रेडिएशन जो हमें ऊष्मीय प्रभाव दिखाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ऊष्मीय विकिरण यानी थर्मल रेडिएशन का अपवर्तन तथा परावर्तन प्रकाश के नियमों का पालन नहीं करता, नहीं होता, परिस्थिति के अनुसार कभी होता है कभी नहीं, या फिर प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। तो जब हमने ये कह ही दिया है
कि ऊष्मीय विकिरण बिल्कुल प्रकाश की तरह चलता है, वेग भी समान है, निर्वात में भी चल सकता है, यानी सारी कंडीशन फॉलो करता है प्रकाश की। तो दोस्तों ऊष्मीय विकिरण का परावर्तन तथा अपवर्तन भी प्रकाश के नियमों के अनुसार ही होता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड भी सेम है। जैसे प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ऐसे ही रेडिएशन यानी ऊष्मीय रेडिएशन जो है वो भी चल सकता है। तो बिल्कुल प्रकाश के नियमों के अनुसार होता है। आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन है कि आदर्श कृष्णिका या फिर श्याम पिंड या फिर ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा पिंड होता है जो अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण को अवशोषित कर ले। यानी आपके पास एक छोटा सा टुकड़ा है, अभी हम नहीं कह रहे किस चीज का है वो, अगर उस टुकड़े पर आप जितना भी प्रकाश डालते हैं, जितना भी अपवर्तन होता है, जितना भी किरणें आपतित होती हैं, तो वो क्या करता है, उसमें से 1% भी परावर्तित नहीं करता। जितना भी हीट उसके पास आएगी उसको अब्जॉर्ब करता रहेगा, अवशोषित करता रहेगा। तो उस पिंड को हम क्या बोलेंगे, उसको हम आदर्श कृष्णिका बोलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में दोस्तों ऐसी कोई वस्तु है नहीं, लेकिन हम लोग क्या मानते हैं, दीप काजल, यानी कि हम क्या जलाते हैं, हम दीपक जलाते हैं, यानी जिसको हम चिराग बोलते हैं। जब हम उसको जलाते हैं तो उससे हम क्या डालते, उससे हम काजल बनाते हैं। आंखों में डालने वाला काजल आता है ना, उसको जो हम काजल को बनाते हैं, आपने देखा होगा वो ब्लैक कलर का होता है, काले रंग का। तो उसको हम ऐसा मानते हैं कि वो लगभग 96% अब्जॉर्ब कर लेता है और 4% परावर्तित कर देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु का ताप उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का सूचक होता है। अगर औसत गतिज ऊर्जा अधिक आ रही है तो उस वस्तु का टेम्परेचर ज्यादा है, कम आ रही है तो कम है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है, यानी ऊष्मा का मात्रक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जूल बिल्कुल सही है। ओम नहीं होता, ओम किसका होता है, प्रतिरोध का होता है, एम्पियर धारा का होता है, और वोल्ट विभवांतर यानी विभव का होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य ताप, तो हमें पहले यह पता होना चाहिए कि सेंटीग्रेड में कितना होता है। तो आपका जवाब होगा कि सर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर हमें पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में है, तब हम सेल्सियस में है, तब हम केल्विन में निकाल लेंगे। कैसे? क्योंकि दोस्तों अगर हमें सेंटीग्रेड में कोई वैल्यू दे रखी है, अगर उसे हमें केल्विन में निकालना है, तो केल्विन बराबर होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। और अगर सेल्सियस में 37 डिग्री पर होता है मानव का स्वस्थ मानव का टेम्परेचर, तो अगर मैं 37 में 273 जोड़ देता हूं तो आपको जो आंसर वो मिलेगा 310 केल्विन, ठीक है। तो केल्विन में कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान, 310, ठीक है, केल्विन। तो हमको ये डी ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने बर्तन देखे होंगे, उनमें जो हैंडल है हम वो लकड़ी के यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। चाहे बर्तन कितना भी गर्म क्यों ना हो जाए, आपका जो हैंडल है वो गर्म क्यों नहीं होता, क्योंकि जो लकड़ी होती है उसमें ऊष्मा ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसमें चल नहीं सकती, यानी ऊष्मा की कुचालक होती है लकड़ी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है जब बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन। अब दोस्तों मैंने कहा था कि आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, तो अब आपको जल्दी से जवाब देना है कि जब 0 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो जल का आयतन याद रखना है, जब 0 से 4 पे आयतन जाएगा तब क्या होगा, और जब 4 से 10 पे आयतन जाएगा तब क्या होगा। तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए, पहले आयतन कम होगा 0 से 4 के बीच में, ठीक है। जब 0 से 4 पे जाएंगे तो आयतन कम होता है, जबकि घनत्व बढ़ता है, और जब हम 4 से 10 पे जाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा और घनत्व कम होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं, इसका कारण है। अब दोस्तों इसका कारण अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन ही समझ के किया होगा तो इसका आसानी से आप आंसर दे दोगे। मतलब क्या है कि अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती हैं। शीत ऋतु का मतलब क्या है? मतलब यह है कि टेम्परेचर घट रहा है। अगर टेम्परेचर घट रहा है तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं 4 डिग्री से अगर 0 पे ले जा रहा हूँ, यानी मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ,
तो आयतन में क्या होता है? तो आपका जवाब होगा कि सर जब हम 0 से 4 पर जा रहे थे तब तो आयतन कम हो रहा था, अगर हम 4 से 0 पे जाएंगे यानी कि चीजों को घटाएंगे तो इसका मतलब है आयतन बढ़ेगा। ध्यान से समझना इस बात को, जब 0 से 4 पर आप गए तो आयतन क्या हुआ? घटा। और जब 4 से 0 पर गए यानी कि हमें बर्फ बनानी है, 0 पर जाना पड़ेगा, तो 4 से जब 0 पर गए तो आयतन क्या हुआ? आयतन बढ़ा। और अगर आप लोगों ने पाइप के अंदर पानी बिल्कुल फुल भरा हुआ है, ठीक है, पानी बिल्कुल फुल भरा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा? जब पानी जमेगा तो क्या आयतन बढ़ेगा? तो बिल्कुल सही, पानी जो पाइप है उसमें पानी जमने पर फैल जाता है। ठीक है, ये देखिए पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है, जिस कारण क्या होता है? आपका जो पाइप है वो फट जाता है, क्योंकि आयतन में वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 रेल पटरियों के मध्य पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो दोस्तों जैसे हमने एक रेल पटरी बिछाई, उसके बाद अगर जब हम दूसरी रेल की पटरी डालते हैं तो उसमें छोटा सा गैप छोड़ देते हैं। वो इसलिए क्योंकि गर्मी के मौसम में क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन के कारण जो पटरियां होती हैं वो फैलना स्टार्ट होती हैं, जबकि जाड़ों में सिकुड़ जाती हैं। तो जब वो गर्मियों में फैलेंगी तो वो आपस में मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मिल जाएंगी तो उसमें कर्व हो जाएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी रेल की पटरी है, हमने इस तरह से बिछा दी, उसके बाद जब मैं यहाँ से अगली पटरी बिछाऊंगा और ऐसे ही नीचे भी, तो दोस्तों जितने भी मैं जोड़े आगे बनाता जाऊंगा उनके बीच में छोटा छोटा सा गैप छोड़ता जाऊंगा। देखिए यहाँ भी मैंने छोटा सा गैप छोड़ा, यहाँ भी, जिससे क्या होगा कि जब ये गर्मी में फैलेंगी, इनमें प्रसार होगा, तो ये आपस में जाकर के टच हो जाएंगी। यानी कि अगर ये मैं गैप ना छोड़ूं तो ये क्या होंगी? इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है ना, गर्मी में फैलाव तो जब भी होगा, लेकिन इन्हें जगह मिलेगी नहीं आगे बढ़ने की, तो ये कर्व वाली हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित यानी कि सिकुड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में जब ठंड में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जीवित रहते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमती है। ठीक है, जब भैया टेम्परेचर कम होता है तालाब वगैरह का, तो उसमें क्या होता है कि जो ऊपरी परत होती है वो जम जाती है। ठीक है, उस पर क्या होता है? बर्फ जम जाती है, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड वो बन जाता है। लेकिन जो अंदर वाला पानी होता है वो नहीं जमता है, वहां पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बना होता है। वो दोस्तों क्यों? क्योंकि बाहर चाहे फिर कितना भी टेम्परेचर कम क्यों ना हो जाए, जबकि वहां पर बर्फ जम चुकी है, तो बर्फ जमने की वजह से बर्फ ऊष्मा की कुचालक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बर्फ बीच में आ गई। अब बर्फ तो जो ऊपर चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों लो क्यों ना हो जाए, वो तो अंदर उसका कोई इफेक्ट पड़ने ही नहीं देगी, क्योंकि बीच में बर्फ जम चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो दोस्तों सर्वोत्तम चालक कौन सा है? पारा। ठीक है, यानी Hg। पारा का यूज हम क्यों करते हैं थर्मोमीटर में? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा चालक होता है ऊष्मा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि, तो इसका जो राइट आंसर है, पहले क्या करो आप, जैसे ही मैं क्वेश्चन आपके सामने अगला क्वेश्चन आया करे, वीडियो को रोक लिया करो। ठीक है, और क्वेश्चन को पहले देख लिया करो। ठीक है, उसके बाद वीडियो को फिर से प्ले किया करो। तो शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि कपड़े क्या करते हैं? शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ठीक है, हमारी जितनी भी एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी होती है, उसको वो बाहर जाने नहीं देते, उसी को वहीं पर बंद करके रखते हैं। तो इस वजह से हमारा शरीर गर्म रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, यानी ठंडे क्यों होते हैं? तो दोस्तों इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। ध्यान से आपको कोई चीज़ें अगर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कलर्स की यानी रंगों की, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है ऊष्मा पर। यानी जो काला रंग होता है या फिर जितने भी डार्क रंग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जबकि जो लाइट कलर होते हैं, जो हल्के रंग होते हैं जैसे सफ़ेद, ये क्या करते हैं? ये ऊष्मा को परिवर्तित कर देते हैं, यानी जितनी ऊष्मा इनके पास आएगी उसको वापस भेज देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है श्वेत कपड़े शीतल क्यों होते हैं, उन्हें हम क्यों पहनते हैं? तो दोस्तों उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित कर देते हैं, यानी उसका अवशोषण नहीं करते हैं। जबकि काले वस्त्र क्या करते हैं? उनको सोख लेते हैं, ऊष्मा को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होती है, यानी अधिक जलन पैदा होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भाप। वो क्यों होती है भाप में? क्योंकि भाप के अंदर ज़्यादा होती है हीट एनर्जी, सॉरी लेटेंट एनर्जी, यानी कि गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे रोटी बनती है, ठीक है, रोटी में अगर छोटा सा छेद हो जाए उसमें से क्या निकलेगी? भाप निकलेगी, और उसकी जो जलन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। चाहे आप इसका एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, अगर आप जलते हुए पानी में भी हाथ दे देंगे तब भी इतनी आपको हीट फील नहीं होगी जितनी फील होगी आपको भाप के द्वारा। वो क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर गुप्त ऊष्मा सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर अवच्छादित हिम सूर्य की गर्मी के द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। यानी कि पर्वतों पर बहुत सारी बर्फ जमी होती है, तो सूर्य की गर्मी तो उस पर ज़्यादा पड़ती होगी ना, और ज़्यादा पड़ती होगी, तो वो एक साथ क्यों नहीं पिघलती? तो इसका कारण सिंपल सा है कि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी बर्फ होती है वो ऑलमोस्ट सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, यानी कि, और मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि बर्फ कुचालक होती है ऊष्मा की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूर्ण रूप से, कुछ ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ऊष्मा को वो परावर्तित कर देती है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी वो वापस उसको रिफ्लेक्ट कर देगी, वापस परावर्तित कर देगी और भेज देगी। तो इस कारण से क्या होता है कि सूर्य से आने वाली सभी किरणें अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं बर्फ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ की चोटियों पर आलुओं को पकाने में अधिक समय लगता है क्योंकि? तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना है कि अगर मैं कहीं पर, जैसे चाहे तो वायुमंडलीय दाब ले लो, ठीक है, चाहे आप नॉर्मल दाब ले लो। अगर मैं बात करता हूं वायुमंडलीय दाब की, यानी मैंने किस चीज की बात की? प्रेशर की बात की। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो किसी भी वस्तु का जो बीपी होता है यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी क्वथनांक बिंदु। अगर मैं बात करता हूं दाब को हम कम कर रहे हैं तो उसका जो बीपी है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास पृथ्वी है, आप यहां पर हो, तो दोस्तों एक बार तो आप इस पृथ्वी की सरफेस पर यहां बैठे और दूसरी बार आप इस पहाड़ पर जाकर के ऊपर बैठ गए। ठीक है, एक बार आप यहां जाकर के बैठ जाते हो, तो मुझे ये बताओ कि दाब कहां पर ज्यादा होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर यहां पर, अगर हम पृथ्वी की सरफेस के पास बात करते हैं तो यहां जो दाब होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। वो ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर भारी हवा होती है। ठीक है, यानी यहां पर कैसी हवा होती है? भारी होती है, जबकि हल्की हवा क्या करती है? ऊपर चली जाती है। तो अगर हल्की हवा ऊपर जाएगी तो ऊपर दाब कैसा होगा? ऊपर दाब कम होगा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पर दाब कम है तो यहाँ पर बीपी क्या होगा? तो आपका जवाब होगा बीपी भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर बीपी क्या होगा? यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यानी अगर यहाँ पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा है, ठीक है, बीपी ज्यादा है, तो यहाँ पर कितने पे उबलेगा? तो आपका जवाब होगा सर वो तो 70 के आसपास ही उबल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास एक ये बर्तन है, इस बर्तन के आप लोगों ने मान लेते हैं आलू डाल दिए, चावल डाल दिए, कुछ भी डाल दिया। अगर ये पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी चीज पड़ी होगी, जिसको आप पका रहे हो, उसको भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की फीलिंग होगी। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जब फीलिंग होगी तो वो तो क्या होगा? जल्दी पकेगा। लेकिन जब आप पहाड़ पर जाकर के बैठ जाओगे जहां बीपी कम हो चुका है, पानी केवल 70 डिग्री पर ही उबल रहा है, तो पानी अगर 70 डिग्री पर उबल रहा है, जबकि आपके पास जो आलू हैं उनको तो पकने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, और यहां तो पानी उबल गया केवल 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है? 70 डिग्री है। अब मैं बात करता हूं कि आपके पास एक प्रेशर कुकर है। इस प्रेशर कुकर में अगर मैं बात करता हूं प्रेशर कैसा होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर ये तो प्रेशर कुकर है, यहां तो दाब बहुत अधिक होगा। तो मुझे एक बात बताओ, तो बीपी क्या होगा? भाई दाब बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो अगर मैं नॉर्मल खाना बना रहा था तो पानी कितने पर उबल रहा था? जवाब होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर मैं प्रेशर कुकर में बढ़ा रहा हूं जहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है, तो यहां पर पानी कितने में उबलेगा? आपका जवाब होगा सर 120 के आसपास उबलेगा। तो जब 120 पर उबलेगा तो सीधी सी बात है, कुकर के अंदर जो भी चीज पड़ी होगी उसको कितने की फीलिंग होगी? 120 की फीलिंग होगी ना, पहले 100 की होती थी। और अगर 120 उसको भैया सेंटीग्रेड मिलेगा टेम्परेचर, तो वो जल्दी पकेगी या देर में पकेगी? तो जवाब होगा जल्दी पक जाएगी। ठीक है,
तो समझ पाए, जहां दाब ज्यादा वहां बीपी ज्यादा और खाना जल्दी पक जाएगा, जहां दाब कम वहां बीपी कम और खाना देर में पकेगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से सोच के बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगर वायुमंडलीय दाब कम होता है इसलिए वहां पर बीपी कम हो जाता है और टाइम ज्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सर्वती के कारण। ठीक है, यानी कि इनमें से वो कौन सी क्रिया है जिसके कारण गर्मियों में अगर हम पानी मिट्टी के बर्तन में भर के रख देते हैं तो वो ठंडा रहता है, तो उसका पीछे कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में चावल जल्दी पक जाता है क्योंकि। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही चुका हूं, तो इसका जो आंसर होगा वो आप देखिए क्या आंसर होगा। क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर कैसा होता है, ज्यादा, तो उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर जल के क्वथनांक यानी बीपी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी उसके अंदर खाना होता है उसको ज्यादा टेम्परेचर मिलता है और वो जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यही मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट आता है कोई भी चीज, तभी बॉयल होती है, तब वो उबलती है और वाष्प में चेंज हो जाती है द्रव से। लेकिन अगर वो क्वथनांक बिंदु से पहले ही वाष्प में चेंज होना स्टार्ट हो जाए तब हम उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, वेपराइजेशन। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये चीज आप समझ पाए ना, इसका डिफरेंस, दोनों में ही द्रव से गैस बन रही है, क्वथनांक में भी, क्वथन क्रिया में भी और वाष्पीकरण में भी। लेकिन वाष्पीकरण में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे पहले ही वाष्प बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाप में हाथ अधिक जलता है उपेक्षाकृत उबलते पानी से। यानी कि आप उबलते पानी में हाथ दे दो तो इतना नहीं आपको जलन होगी जितनी जलन होगी आपको भाप से। क्यों होगी, क्योंकि भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है यानी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक शोषण करता है जब वह हो। शोषण करने का मतलब है कि जितनी ऊष्मा उस पर हम डाल रहे हैं वो सभी को शोषित कर ले, किसी भी चीज को रिफ्लेक्ट ना करे। हमने उसके ऊपर जितनी भी हीट डाली वो उसको सारी को सोख ले, अवशोषित कर ले। तो दोस्तों मैंने कहा था एक तो ब्लैक कलर होना चाहिए और जो सरफेस है, जो उसकी सतह है वो खुरदरी होनी चाहिए। अगर सतह बिल्कुल चिकनी होगी ना तो वो फिर भी कुछ ना कुछ परिवर्तित कर देगी, लेकिन अगर खुरदरी होगी तो वो ज्यादा उसको सोखेगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपके पास घर में चाय की केतली होती है। अगर मैं बात करता हूं चाय की केतली का जो अंदर से चाय की केतली कैसी है ये आप देखना, तो आप देखेंगे बिल्कुल चिकनी सतह है, ऐसी चिकनी सतह बिल्कुल बढ़िया वाली। ठीक है, तो चिकनी क्यों रखी जाती है अंदर से, क्योंकि जो चाय है, चाय की जितनी भी हीट है वो क्या करेगी, बाहर निकलने की कोशिश करेगी, लेकिन जो चिकनी सतह है उससे क्या होगी, हीट टकराएगी और वापस अंदर ही रह जाएगी। जबकि खुरदरी की सतह क्या करेगी, जो चाय की हीट है उसको खुद ही सोख लेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें तो केतली और गर्म हो जाएगी। ठीक है, जबकि हम क्या करते हैं, केतली का अंदर वाला जो सिरा होता है उसको हम बिल्कुल चिकना बनाते हैं और बिल्कुल हल्के कलर का, जिससे क्या हो, चाय की हीट जितनी भी अंदर है वो अंदर ही अंदर अगर बाहर आने की कोशिश करे तो परिवर्तित होकर अंदर ही कैद हो जाए। ठीक है, तो चाय इसमें गर्म रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक ताप यानी टेम्परेचर, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए कि एक श्वेत और चिकनी सतह ताप की कैसी होती है। ठीक है, इसको ताप को काट दीजिए बीच में से। ठीक है, यहां लिखना है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। तो दोस्तों श्वेत कैसी होती है, मुझे एक बात बताओ, अगर आप श्वेत सतह यानी कि चिकनी सतह और श्वेत सतह लेते हो तो ताप की क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर हम एक सफेद सतह लेते हैं तो ताप को तो खराब अवशोषित करेगी, यानी बिल्कुल भी अवशोषित नहीं करेगी, लेकिन अच्छी परावर्तक होगी, यानी जितना भी ताप आएगा उसको वापस भेज देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है। तो दोस्तों इसलिए मैंने आपको बताया था कि काली सतह ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है, यानी उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है जितना भी आप, जैसे आपने क्या किया, एक बर्तन है जिसका निचले वाला सिरा साफ कर दिया और एक बर्तन है जिसका आपने निचला वाला सतह साफ नहीं किया। तो जिसका आपने साफ कर दिया उसमें क्या होगा कि वो थोड़ी बहुत ऊष्मा को परावर्तित कर देगा। ठीक है, जबकि जो काली सतह वाला होगा वो सारी ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, यानी सोख लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है, यानी जितना भी आप चूल्हा चलाते हो उसकी जितनी भी ऊष्मा होगी वो उसको सोख लेगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं, ये क्वेश्चन 2 बार आ गया, वाष्पीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना तेजी से पकता है क्योंकि वायु दाब में वृद्धि। तो इसका आंसर क्या होगा कि क्वथनांक को बढ़ा देती है। मैंने क्या कहा कि अगर वायु दाब में वृद्धि होगी तो क्वथनांक में वृद्धि होगी, अगर वायु दाब में कमी होगी तो क्वथनांक में भी कमी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदायक है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये अपने ऊपर पड़ने वाले सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देता है। ठीक है, सफेद कपड़े। अगला क्वेश्चन देखिए कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कपूर होती है आपके पास वो ठोस अवस्था में होती है, तो ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प अवस्था या फिर गैस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये टेस्ट कंप्लीट हुआ, काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप न्यूमेरिकल चाहते हैं इस टॉपिक के हीट एंड टेम्परेचर के तो बता दीजिएगा। मुझे लगता नहीं कि हीट एंड टेम्परेचर के हमें न्यूमेरिकल पढ़ने की जरूरत होगी। जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मास, वेट एंड डेंसिटी। ठीक है, तो जय हिंद। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों लाइक तो वीडियो को किया ही करो, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर जरूर किया करो। ठीक है, जय हिंद।